इजहार करें और खलिश मिट जाए। आइए हाथ उठाए हम, आइए हाथ उठाए हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। फैज अहमद फैज की पैदाइश 13 फरवरी 1911 गांव काला कादर सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां के यहां हुई। हाजरीन, फैज के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको उनके खानदान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो फैज के खानदान में भाई सिर्फ 3 थे, यानी कि फैज खुद, उनसे छोटे इनायत और बड़े भाई तुफैल। लेकिन घर में औरतों का हुजूम था। दोनों भाई तो खेलकूद में मसरूफ रहते, मसलन गिल्ली डंडा, अंटियां, पतंगबाजी, और इधर बेचारे फैज निहायत ही शरीफाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। फैज के घर के करीब किताबों की एक दुकान थी, जहां पर किताबें 2 पैसे में किराए पर मिला करती थी। भाई साहब की दुकान क्या थी, उर्दू अदब का जखीरा था, जखीरा। तिलिस्मे होशरुबा, फसाना आजाद, अल्फ लैला, दास्ताने मीर हमजा, अब्दुल हलीम शरर के नावल सब लेकर पढ़ डाले। इसके बाद बारी आई शायरों की। जी हाँ, शायरों की। अब ये कोई उनकी 6ठी 7वीं जमात की बात रही होगी। दाग का कलाम पढ़ा, मीर का कलाम पढ़ा, गालिब का दीवान तक पढ़ डाला। समझ में बहुत कुछ नहीं आया, जाहिर सी बात है, 7वीं 8वीं जमात की बात थी। लेकिन हाँ, उसका असर दिलो दिमाग पर पड़ा। शेरों से रग़बत हो गई, शायरी में दिलचस्पी पैदा हो गई। अब्बा के इसरार पर अंग्रेजी नॉवल पढ़ने भी शुरू कर दिए। मरी कॉलेज सियालकोट से एफए पास करने के बाद फैज लाहौर चले गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। जब वो लाहौर पहुंचे तो उनकी एक जेब में थी स्कॉच मिशन स्कूल की असनाद और दूसरी में था अल्लामा इकबाल का लिखा सिफारिशी खत। अल्लामा के इंतकाल के बाद उन्होंने उनके ताज़ियती जलसे में एक नज्म लिखी और उसे तरमीम के साथ सुनाया। आया हमारे देश में एक खुशनवा फकीर, आया और अपनी धुन में गजल ख्वां गुजर गया। सुनसान राहें खल्क से आबाद हो गईं, वीरान मैं कदों का नसीबा सवर गया। थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुंच सकीं, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। वाह, क्या बात। वो सियासी उथल पुथल का जमाना था। पहली आलमी जंग खत्म हो चुकी थी और हिंदुस्तान में कई कौमी मूवमेंट शुरू हो चुके थे। कांग्रेस के मूवमेंट में हिंदू, मुसलमान, सिख तीनों ही कौमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। सियालकोट जैसे छोटे से शहर में जब भी महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी या कोई सिख रहनुमा आते तो पूरा शहर उनके इस्तकबाल में सजाया जाता। ऐसा लगता मानो कि पूरा शहर आज़ादी के परवानों के इश्क में सराबोर है। इश्क से याद आया, फैज की इश्किया शायरी की शुरुआत कॉलेज के ज़माने से हो गई थी और उसकी वजह थी एक जीती जागती हैसियत। कोई 17-18 साल की उम्र में उन्हें अपने साथ खेलने वाली एक खादिमा की लड़की से प्यार हो गया। अफगान लड़की थी। अब कुछ दिनों बाद उसका जो खानदान था वो सियालकोट छोड़कर लायलपुर के करीब एक गांव में जा बसा। अब जैसा कि अक्सर होता है, कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी हो गई। हाज़रीन, जुदाई के उस तजुर्बे ने फैज को 7-8 साल तक रंजीदा रखा। वाकई वो दर्द बहुत ही गहरा था। लेकिन
लेकिन उस दर्द ने उन्हें जिंदगी भर के लिए मालामाल कर दिया। गुम है कैफ में मिजाज हयात, खामोशी सिजदाए न्याज में है, हुस्न मासूम ख्वाब नाज में है कह तू रंग बू का तूफान है कह तू जलवागर बहार में है, जिंदगी तेरे इख्तियार में है। फूल लाखों बरस नहीं रहती, दो घड़ी और है बहार शबाब, आ कि कुछ दिल की सुना ले हम, आ मोहब्बत के गीत गा ले हम, आ थोड़ा सा प्यार कर ले हम, जिंदगी जर निगार कर ले हम। फैज की जिंदगी का सबसे खुशगवार जमाना शायद अमृतसर का था। एक तो उसकी वजह यह कि पहली दफा उन्हें पढ़ाने का मौका मिला, और दूसरी ये कि अमृतसर शहर में ही पहली बार उन्होंने संजीदगी के साथ शेर लिखना शुरू किया। हाजरीन, अमृतसर शहर में ही सियासत में थोड़ी बहुत बसीरत अपने रुफ़का की वजह से पैदा हुई। एक और बात है, एलिस जॉर्ज के साथ उनकी मुलाकात। एलिस को अपनी शरीक हयात बनाने की बुनियाद भी इसी अमृतसर शहर में पड़ी थी। जी हाँ जनाब, ये अमृतसर शहर ही था जहां से फैज का रुझान पहली बार कम्युनिज्म और तरक्की पसंदी की तरफ माइल हुआ, और इसका सेहरा बनता है सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर तासीर, साहबजादा महमूद जफर और डॉक्टर रशीद जहां के सर। हुआ यूं कि डॉक्टर तासीर ने अमृतसर में बज़्म सुखन बराने पंजाब के नाम से एक मखसूस अदबी महफिल की शुरुआत की। अब हर महीने किसी न किसी शायर के घर मुशायरा होने लगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमृतसर और लाहौर के दरमियान फासला ज़्यादा है नहीं, इसीलिए इस तंजीम का पहला मुशायरा लाहौर में हुआ, और वहीं पर फैज को पहली दफ़ा गज़ल पढ़ने का मौका मिला। तो उन्होंने ये गज़ल पेश की। दोनों जा रहा है कोई शब गम गुजार, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के। हाज़रीन, भले ही फैज़ ने अपनी शायरी की शुरुआत इश्किया शायरी से की हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका तरक्की पसंद नजरिया उनकी कलम को अपनी हमराह बनाता चला गया, और कुछ इस तरह की शायरी उन्होंने कहनी शुरू की। क्यों मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ, क्यों मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ, छोड़ो मेरे
दरअसल ये वो जमाना था जब दूसरी जंग अजीम पूरे उरूज पर थी और हिंदुस्तान भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उस वक्त मुल्क में दो नुक्ता नजर पाए जाते थे। बहुत से सियासी रहनुमा इस जंग के मुखालिफ थे और जेलों में बंद थे। लेकिन 1941 में जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो जंग की सूरत हाल बदल गई। अब एक दूसरा ख्याल यह पैदा हो गया कि यह जंग फासिस्टों के खिलाफ लड़ी जा रही है, इसीलिए हर साहिब नजर का इस जंग में हिस्सा लेना जरूरी हो गया। हाजरीन, अब चूंकि फैज दूसरे ख्याल से मुतासिर थे, इसीलिए उन्होंने कॉलेज की मुलाजमत से इस्तीफा दिया और बतौर कैप्टन फौज में शामिल हो गए। जंग खत्म होने के बाद उन्होंने फौज से इस्तीफा दिया और जनवरी 1947 में पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर का ओहदा संभाला। हाजरीन, सहाफत में ऐसे घुसे कि शायरी के लिए वक्त मिलना तक मुश्किल हो गया और अपने इस हालात को उन्होंने कुछ इस तरह अपनी शायरी में बयां किया। वो कहते हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये कोई सन 1950 के आसपास की बात रही होगी जब फैज छुट्टियां मनाने के लिए मरी गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त मेजर जनरल अकबर खान से हुई, जो कि पाकिस्तानी फौज में चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्होंने फैज को अपने घर दावत पे बुलाया और हाजरीन, यही मुलाकात उनके लिए अजाब जां बन गई। हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीरों से हुक्मरान पहले से ही उनके खिलाफ थे, इसीलिए उन पर रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर नहीं, ये वो सहर तो नहीं। सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना-ए गमे दिल। जवां लहू की पुरअसरार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दयार
हसीना ने नूर का दामन। सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। तो हाज़रीन महफिल, फैज़ 9 मार्च 1951 को कैद हुए और अप्रैल 1955 में रिहा हुए। पहले 3 महीने सरगोदा और लायलपुर की जेलों में कैद तन्हाई में रहे। जुलाई 1953 तक हैदराबाद जेल में रावलपिंडी साजिश केस के सभी साथियों के साथ रहे। दरअसल जेल एक तरह का जादुई शीशा घर होता है, जहां सूरतों की नहीं बल्कि सीरतों की गजब की शक्लें बनकर नमूदार होती हैं। मिसाल के तौर पर खुद ही देख लीजिए। ओ चंगा जी चंगा। ओ भाजी तुसी आज दस्या ने लंगर विच की खाना है जी? टंगड़ी उंगली बना लो। ओ ले हुणे तड़का लगा देने, हुणे आया बस में। आजा। ओ सुन 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 सुन। हाँ। ओ कल ना फैज भाई ने ना एक बड़ी प्यारी पंजाबी विच में नज़्म लिखी थी, वो सुन के नहीं जाएगा? ओ पंजाबी विच? हाँ हाँ। तो सुना यार। हाँ। ओ बैठ 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 बैठ। हाँ। चल चल जल्दी तंगड़ी उंगली बना। बस सुने आया भाई, बस बना। हाँ आजा जल्दी आजा। बहुत दिनों बाद एलिस का खत आया। एलिस का खत आने का मतलब ये कि फैज की जिंदगी में हौसला और बढ़ जाना, दोनों बच्चियों यानी मुनीजा और सलीमा की याद दिला जाना। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। ज़ुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर है हम, और कुछ देर सितम सहले तड़प ले रोले। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर है हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। चंद रोज और मेरी जा फकत चंद ही रोज। चंद रोज और मेरी जा फकत चंद ही रोज। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद सिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद सिए जाते हैं। लेकिन
चंदई रोज, चंद रोज और मेरी जान फकत चंदई रोज। लेकिन सच जानिए तो फैज की शायरी को परवान वही कर और तो और सुधीर ध्यान से जरा और तो और फैज की शायरी की परवान हाँ ये मैं कह चुका हाँ यहाँ यानी कि इस जेल में जहाँ एक जगह दुख दर्द था तो दूसरी जानिब हंसी मजाक भी था, लेकिन तभी एक हादसा पेश आया। फैज के बड़े भाई तुफैल फैज से मिलने जेल आए थे और उनका इंतज़ार करते वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। फैज ने इस दर्द को अपनी शायरी में कुछ इस तरह पिरो कर बयान किया। मुझको शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए साथ ले गए मेरी उम्र गुज़िश्ता के किताब। उसमें तो मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थी, उसमें बचपन था मेरा और मेरा अहदे शबाब, और इसके बदले तुम मुझे दे गए जाते जाते अपने गम का ये दमकता हुआ खून रंग गुलाब। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं भाई, ये एहसास मैं क्यों कर पहनूं। मुझसे ले लो मेरी सब चाक कमीजों का हिसाब। आखिरी बार है, तो मान लो कि ये भी सवाल तुमसे कभी लौटा नहीं हूं ना मैं, मायूस से जवाब। आके ले जाओ अपना ये दमकता हुआ फूल और मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़िश्ता के किताब, मेरी उम्र गुज़िश्ता के किताब। एक मर्तबा फैज के दांत में शदीद दर्द उठा तो उनके इसरार पर उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। अब फैज को तांगे में बैठा दिया गया। बीच में फैज और दोनों जाने पुलिस वाले बैठे। जब तांगा लाहौर के बाजारों से होता हुआ गुजरा तो लोगों ने फैज को देखा और वो भी तांगे के पीछे पीछे हो ली। देखते ही देखते एक हुजूम तांगे के पीछे चल रहा था। जेल वापसी पर फैज ने इस तमाम मंजर को अपने दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह बयान किया। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो। दस्त अफशां चलो मस्तो रक्सा चलो, दस्त अफशां चलो मस्तो रक्सा चलो। खाक बरसर चलो खूब बादामात चलो, खाक बरसर चलो खूब बादामात चलो। राहत तकता है सब शहर जाना चलो। कुछ अरसे बाद फैज को रिहा कर दिया गया। फैज रिहाई पाकर बहुत खुश हुए।
असल में उनके रिहाई पाने के पीछे जो खुशी थी उसका राज ये कि एक मुद्दत के बाद अपने खानदान से मुलाकात जो होने जा रही थी। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो। जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाए, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाए, जो बिसर गई हैं बातें उन्हें याद में बुलाए, चलो फिर से दिल लगाए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो। शहनशी पे झलकी वो धनक किसी कबा की, किसी रग में कसमसाई वो कसक किसी अदा की, कोई हर्फे बेमुरव्वत किसी कुंजे लब से फूटा, कोई हर्फे बेमुरव्वत किसी कुंजे लब से फूटा, वो छनक के शीशाए दिल कहे बाम फिर से टूटा, चलो फिर से दिल जलाए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो। ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की हर जलन की, जो सही है वारदातें जो गुजर गई हैं रातें, जो सही है वारदातें जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई इनकी धुन बनाए, कोई इनका गीत गाए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से दिल जलाए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से दिल जलाए, चलो। और जब 1956 में दिल्ली में एशियाई तरक्की पसंद अदीबों की कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया तो सबसे पहला दावतनामा फैज को ही भेजा गया। दिल्ली आकर फैज बेहद खुश हुए। पुराने दोस्तों से मुलाकात जो हुई, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद और किशन चंद्र फिर एक जगह जमा हुए। इसी मौके पर पहली मर्तबा एफ्रो एशियाई अदीबों की तंजीम का ख्याल पैदा हुआ और फैज की शायरी बर्र सगीर की सरहदों को पार करके एक तीसरी दुनिया के हिस्से यानी अफ्रीदी अवाम के दिलों की धड़कन बन गई। मैंने सुन ली तेरे ढोल की तरंग, आ जाओ मैंने सुन ली तेरे ढोल की तरंग, आ जाओ मस्त हो गई मेरे लहू की तार, आ जाओ मस्त हो गई मेरे लहू की तार, आ जाओ
माथा उठा लिया, आ जाओ मैंने धूल से माथा उठा लिया, आ जाओ मैंने छील दी आंखों से गम की छाल, आ जाओ मैंने छील दी आंखों से गम की छाल, आ जाओ मैंने दर्द से बाजू छुड़ा लिया, आ जाओ मैंने दर्द से बाजू छुड़ा लिया, आ जाओ मैंने नोच दिया बेकसी का जाल, आ जाओ मैंने नोच दिया बेकसी का जाल, आ जाओ अफ्रीका, आ जाओ अफ्रीका। धरती धड़क रही है मेरे साथ अफ्रीका, धरती धड़क रही है मेरे साथ अफ्रीका, दरिया थिरक रहा है तो बन दे रहा है ताल, दरिया थिरक रहा है तो बन दे रहा है ताल, मैं अफ्रीका हूँ धार लिया मैंने तेरा रूप, मैं अफ्रीका हूँ धार लिया मैंने तेरा रूप, मैं तू हूँ मेरी चाल है तेरे बबर की चाल, मैं तू हूँ मेरी चाल है तेरे बबर की चाल, आ जाओ अफ्रीका, आ जाओ अफ्रीका, आ जाओ अफ्रीका, आ जाओ अफ्रीका। लेकिन हिम्मत और हौसला एकदम बुलंद था। शेर होते गए, मजमूए कलाम शाया होते गए, सरहदें कहती गई और फैज के शायदाइयों का हल्का दुनिया भर में फैलता चला गया। फैज लेने नाम लेने मॉस्को पहुंचे। उनकी तकरीर के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जैसे जैसे दुनिया भर की बेजुबानी को जुबान मिल गई। आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे, आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, अब तक तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे, आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, गीत किया हम घर की दुकान में, तुम है शोले सुर्ख है आहन, तुम है शोले सुर्ख है आहन, गीत किया हम घर की दुकान में, तुम है शोले सुर्ख है आहन, तुम है शोले सुर्ख है आहन, चलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन, लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन, बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के कुछ कहना है कह ले, जब आजाद रहे, जब आजाद रहे, जब आजाद रहे। फैज का अपना वतन पाकिस्तान था, लेकिन उन्हें अपने इस वतन में सुकून के साथ रहने की मोहलत बहुत कम ही नसीब हुई, लेकिन उनकी शायरी में ये वतन हमेशा जिंदा रहा। वो खुद कहते हैं कि निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। और इसी बेवतनी ने फैज के लिए दुनिया भर के मुल्कों के दरवाजे खोल दिए। हर मुल्क
यानी ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, फिलिस्तीन और अफ्रीका उनका अपना वतन बन गया। फैज ने फिलिस्तीनियों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। एक लोरी हम भी आपको सुनाते हैं और फैज ने इस लोरी को उन्वान दिया फिलिस्तीनी बच्चे के नाम। समाप्त फरमाइए। ये 1965 के जंग के बाद की बात है। मॉस्को में सोवियत अदीबों का एक बड़ा इजलास चल रहा था। कृष्ण चंद्र और फैज को दो अलग अलग मेज़ों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडों के साथ बैठाया गया। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपने मुल्कों के झंडे उठाए और बीच की टेबल पर आकर रखकर दोनों एक साथ बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है कि दूरियां ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल या दुश्वार काम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी चीज़ की दरकार है तो वो है नियत। बहरहाल हाज़रीन महफिल, वक्त गुजरता गया और फैज़ अपनी शायरी में मजदूरों और मेहनत कशों के दर्द को पिरोते चले गए और पूरी दुनिया में उनकी शायरी मकबूलियत हासिल करती गई। लेकिन अफसोस कि 20 नवंबर 1984 को फैज़ अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी हिम्मत, अपना हौसला यानी अपने सभी हथियार हमें सौंप कर किसी दूसरी दुनिया में अपनी नई जंग लड़ने के लिए
हम सब से रुखसत हो। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीबा पहुंचा है। खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीबा पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न डाले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब तेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। ऐ जुल्म के बातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। ऐ जुल्म के बातों लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। सुधीर, महीम और पूरी टीम हाँ सबसे पहले रुकन त्रिवेदी जी, हिंदी का करिश्मा है जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को इतना जानदार बनाया और शानदार बनाया। और दूसरे हैं मिलिंद त्रिवेदी के साहबजादे, सारा म्यूजिक इनका क्रिएट किया हुआ है। सारा इस नौजवान का किया हुआ है, सारा म्यूजिक पूरा मुल्क खड़ा देखिए। ये सुधीर त्रिपाठी है, जिनको आपने स्टेज पे देखा। जबरदस्त ऑलराउंडर है, एक्टिंग अच्छी करते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है और म्यूजिक का जबरदस्त है। तो ये है हमारे सबसे बड़े सुपरा के साथ आवाज़, उनकी गायकी का तरीका, और दोनों उर्दू भी इन्होंने फैसले की और पंजाबी में भी इन्होंने सुनाया। लेकिन मेरे सारे रंग जो है वो पॉजिटिव थे। और ये है फैज,
जिस फैज को आपने बहुत पसंद किया और पूरे प्ले में फैज ने जो पूरा रोल किया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा किया। एक ही सीन आपने देखा होगा जब भाई की मौत का जो उन्होंने पेश किया था। रुपिंदर सिंह, मिलिंद त्रिवेदी, बुरहान कुरैशी, मुनीस इकबाल।